नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स की यूजी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है तरंग फलन पर परिसीमा प्रतिबंध तथा सातत्य प्रतिबंध। तरंग फलन पर परिसीमा प्रतिबंध तथा सातत्य प्रतिबंध। That means boundary and continuity conditions on the wave function. ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनमें से एक ये है, इसको यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत ध्यान से समझें। हमने पहले देखा कि मैक्स बोर्न ने तरंग फलन की व्याख्या की थी। व्याख्या पहले कई वैज्ञानिकों ने की, परंतु मैक्स बोर्न की व्याख्या जो है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल मानी गई और उसे जो है क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक माना जा रहा है। मैक्स बोर्न के अनुसार साई आर जो होता है वो प्रायिकता आयाम होता है। साई आर क्या होता है? प्रायिकता आयाम, पोजीशन, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड। एग्जैक्टली इसे कहा जाता है स्थिति, प्रायिकता, आयाम, पोजीशन, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड। तरंग फलन पर हमने देखा था कि मैक्स बोर्न ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उनके अनुरूप दो प्रतिबंध लग रहे थे इस पर, क्योंकि मैक्स बोर्न ने कैसा दिया था? प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। प्रायिकता से इसने तरंग फलन के इंटरप्रिटेशन अर्थात इसकी व्याख्या की थी। जो फर्स्ट है, प्रथम है, साई आर जो होता है वो समष्टि आकाश, स्पेस में एक ही मान होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, एक मानी होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, वो एक मानी होती है। दूसरा, समष्टि आकाश में के प्रत्येक स्थान पर साई आर का मान क्या होना चाहिए? परिमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साई आर वेव फंक्शन अनंत हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन, ये जो कंडीशन है वो भी प्रोबेबिलिटी के कारण होती है। हमें पता है कि संपूर्ण आकाश में किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता एक होती है, अर्थात परिमित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से साई आर का मान परिमित होना चाहिए ताकि किसी अल्पांश में कण के पाए जाने की प्रायिकता का मान परिमित प्राप्त हो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हमने किसके प्रोपोर्शनल माना था? प्रोबेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल आती है साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है। प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर डी। तो इसका मान जो होगा वो परिमित होना चाहिए, अर्थात समष्टि अर्थात आकाश अर्थात समष्टि के प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन का मान एक मानी, सिंगल वैल्यूड तथा परिमित, फाइनाइट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आप इजीली मैक्स बोर्न में समझी थी और वो दो कंडीशंस इस पे लगी होती, तरंग फलन पर कंटिन्यूसली ये मान्य होती है। इसके पश्चात श्रोडिंगर समीकरण जो होती है वो एक द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण। कैसी समीकरण है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है द्वितीय कोटि। ठीक है, इस कारण किसी परिमित विभव क्षेत्र में कोई भी कण गतिशील, कैसा क्षेत्र ले रहे हैं? ऐसा क्षेत्र जहां विभव का मान परिमित हो, फाइनाइट, जो पोटेंशियल है, विभव है, उसका मान जो है परिमित है, फाइनाइट है। ऐसे परिमित विभव क्षेत्र में कण गति कर रहा है और ऐसे क्षेत्र में कण यदि गति करता है तो del 2 psi अपॉन del x2 अथवा del 2 psi भी परिमित होना चाहिए। जैसे कि आगे हम प्रॉब्लम्स लेंगे, या इन सामान्य रूप से अगर अपन
वैसे भी अज्यूम करें कि कोई परिमित क्षेत्र है और उसमें कण गति कर रहा है, तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डेल टू साई ये परिमित होना चाहिए, अर्थात डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू, डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू, ये परिमित होना चाहिए, क्योंकि हम कण की गति एक विमा में लेते हैं, नॉर्मली एक्स डायरेक्शन में मानते हैं, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू परिमित होना चाहिए। अब ये तभी हो सकता है जब तरंग फलन साई का ग्रेडियंट अर्थात ग्रेडियंट साई सतत हो। डेल टू साई परिमित कब होगा? परिमित तब होगा जब ग्रेडियंट साई कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, अर्थात डेल्टा साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल जेड, अर्थात ग्रेडियंट साई डेल साई कंटिन्यूस होगा। इसका अर्थ यह है कि साई तथा ग्रेडियंट साई, साई डेल साई अपॉन डेल एक्स मतलब साई और ग्रेडियंट साई एक्स वाई जेड के सतत फलन होने चाहिए। साई व ग्रेडियंट साई क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड के सतत कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। अब मान लीजिए कि जो विभव है वी आर, चूंकि वी आर एक्स वाई जेड का फलन है, किसी परिसीमा अर्थात कोई बाउंड्री है, वहां परिसीमित असांतत्य है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन में विभव लिया वी एक्स वर्सेज एक्स, अर्थात एक्स लेस देन 0 है तब तक तो v का मान 0 है, और x बराबर 0 पे v का मान v0 है, फिर x ग्रेटर देन 0 पर v का मान नियत v0 के बराबर है। आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस पे जो विभव पे जो कंडीशंस दे रखी हैं, जो विभव पे कंडीशंस होंगी और जो विभव की जो ज्योमेट्री होगी, उसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। यदि आप उसे समझ लेते हैं तो उसके बाद में सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु x बराबर 0 है, ये बिंदु क्या है? x बराबर 0, और ये कारु किसमें है? वी एक्स वर्सेज एक्स, अर्थात विभव का मान x के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है। x का मान जब 0 से कम है, 0 से कम है तब v का मान 0 है, और x बराबर 0 पर v का मान v0 के बराबर हो जाता है। x बराबर 0 पर v का मान v0 के बराबर हो जाता है, और x ग्रेटर देन 0 पर भी v का मान v ग्रेटर देन 0 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूटी है, फाइनाइट है, क्योंकि v0 जो है हम यहाँ पे परिमित लेके चल रहे हैं, तो एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट, परिमित जो है डिसकंटिन्यूटी अर्थात परिमित असांतत्य है। परिमित असांतत्य का प्रदर्शन फिगर में दिखाया गया है। यह असांतत्य क्या होगा? डेल टू साई में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात इसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका प्रभाव आता है डेल टू साई, लेकिन डेल टू साई के परिमित होने का अर्थ है डेल टू साई अगर परिमित है तो उस परिसीमा पर डेल साई और साई दोनों सतत होने चाहिए, अर्थात साई और ग्रेडियंट साई कंटिन्यूस होने चाहिए उसमें, क्योंकि यदि कहीं ग्रेडियंट साई असांतत्य हो गया, अगर ग्रेडियंट साई अगर आपके परिमित सतत नहीं है, यहां पर अगर आपके ग्रेडियंट साई जो है, ग्रेडियंट साई अगर जो है आपके सतत नहीं होगा, अगर ग्रेडियंट साई अगर सतत नहीं होगा तो ये आपके जो है ये किसमें दिखाई देता है? अगर ग्रेडियंट साई सतत नहीं है तो ये जो चीज है, अर्थात ग्रेडियंट साई असतत है, असांतत्य का मतलब असतत है, उस स्थान पर डेल टू साई का मान अनंत हो जाएगा। अगर आपके पास में ग्रेडियंट साई असांतत्य है तो डेल टू साई का मान अनंत हो जाएगा।
अतः श्रोडिंगर समीकरण में के द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण होने के कारण, कैसी समीकरण है श्रोडिंगर समीकरण? अवकलन समीकरण तो है ही, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर उसकी कोटि कौन सी है? द्वितीय कोटि। तो इसके हल इस प्रकार के होने चाहिए कि साई और ग्रेडियंट साई दोनों ही XYZ के सतत फलन हो। अगर ग्रेडियंट साई असतत होगा, डेल टू साई क्या हो जाएगा? उसमें अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस के लिए आपके पास में ये कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी बाउंड्री पे साई और ग्रेडियंट साई दोनों का मान सतत होना चाहिए। यह प्रतिबंध जो है कहां से आता है? ये प्रतिबंध आता है VR के परिमित मान से। यहां पर विभव का मान परिमित है तो ये परिणाम वहां से आता है। यदि विभव क्षेत्र परिसीमा पर अनंत हो, अगर मान लीजिए यहां Vx का मान इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, अनंत अगर हो जाएगा तो साई का मान 0 होगा। ये कंडीशन है, ये फिजिकली कंडीशन है एडमिसिबल वेव फंक्शंस में। ये जो कंडीशंस हम ले रहे हैं, ये कंडीशंस तरंग फलन पे लगती है, और ये तरंग फलन जो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा, तो उसे कहते हैं हम वेल डिफाइंड सुव्यवहारित तरंग फलन, और एग्जैक्टली इसका नाम आता है एडमिसिबल वेव फंक्शन। एडमिसिबल दैट मीन्स उसको एक्सेप्टेबल या एडमिस कैसे किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्टेबल कैसे हो, तो इसलिए इसका एडमिसिबल। एडमिसिबल मतलब जिसका एडमिशन या जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, इसलिए इसका नाम आता है एडमिसिबल वेव फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो श्रोडिंगर समीकरण होती है, हमें पता है कि समय t चर के सापेक्ष एक कोटि की अवकल समीकरण होती है। t के सापेक्ष तो एक कोटि है, और ये जो द्वितीय कोटि किसके सापेक्ष है? स्पेस, समष्टि आकाश के सापेक्ष। द्वितीय कोटि समष्टि आकाश के सापेक्ष, और समय t के सापेक्ष एक कोटि की अवकल समीकरण। समय t के सापेक्ष क्या है? एक कोटि की अवकल समीकरण है आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू h साई। ये ई साई होता है, ये h साई होता है। सही तरीका याद करने का h साई इक्वल टू ई साई होता है, चूंकि h ऑपरेटर होता है, ये आइगन वैल्यू होती है, परंतु हम हमारे अनुरूप जैसी हमें आवश्यकता होती है, चूंकि हमें t के चर के सापेक्ष कोटि दिखानी थी, आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू h साई, और कई बार कई परिणामों को हमें लाना होता है, तो जिस फॉर्म में हम लेना चाहे उस फॉर्म से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कम स्टेप्स की आवश्यकता होती है। अब यहां ये देखिए कि डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी का प्रश्न है। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी के परिमित होने का अर्थ, अर्थात डेल साई अपॉन डेल टी अगर परिमित है, डेल साई अपॉन डेल टी अगर परिमित है, दैट मीन्स साई समय टी का एक सतत फलन होना चाहिए। साई क्या होना चाहिए? डेल साई अपॉन डेल टी परिमित हो गया तो साई टी का एक सतत फलन होना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग कंडीशन जो हो गई जब अपन समय की बात करते हैं। अगर हम समय को कंसिडर करते हैं, उस स्थिति में डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी परिमित होने का अर्थ क्या हो गया? साई टी का एक सतत फलन होना चाहिए। इस प्रकार से हमने तरंग फलन पर परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध जो है, हमने आर्ग्यूमेंट ली, जिनको लगाया या जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर प्राप्त किया। नंबर 1, साई परिमित होना चाहिए। साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। 2, साई एक मानी होना चाहिए। साई का मान सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। साई सतत फलन होना चाहिए। साई कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, अर्थात बाउंड्री पे जैसे साई 1 साई 2, अर्थात यहां पर अगर इधर x लेस देन 0 पे साई 1 है और x ग्रेटर देन 0 पे साई 2 है, तो साई 1 बराबर साई 2, साई 1 बराबर साई 2।
इसी प्रकार से डी साई वन अपॉन डी एक्स बराबर डी साई टू बटे डी एक्स, साई वन बराबर साई टू, डी साई वन अपॉन डी एक्स बराबर डी साई टू अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी कंडीशंस, सतत फलन साई भी होना चाहिए और ग्रेडियंट साई भी होना चाहिए, ये कंडीशंस इस पे लगती है। इसके अलावा जो है तरंग फलन आपका कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? तरंग फलन आपके कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी इसके साथ में आप याद कर सकते हैं। सम्मिश्र राशि होती है, अर्थात रियल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। दैट मीन्स रियल पार्ट भी होगा उसमें, इमेजिनरी भी होगा, वास्तविक भी होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास में, काल्पनिक भाग भी उसमें होगा। तो अर्थात 5 कंडीशंस हो गई। आप 5 कंडीशंस को इनको याद कर सकते हैं। और छठी चाहे तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा साई बटे डेल्टा टी का परिमित मान है तो साई समय टी के एक सतत फलन होना चाहिए। इस तरह से 6 कंडीशंस हो जाती हैं। अगर आप संख्याओं को याद रखते हैं, एक तरीका होता है फिजिक्स को या किसी भी चीज को याद रखने का, संख्या आपको याद रहती है तो अगर कोई आप भूल भी रहे हैं तो उस चीज को आप याद कर सकते हैं। उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण चित्र 2 में दिखाए गए तरंग फलन किसी भौतिक निकाय के लिए संभव तरंग फलन नहीं हो सकते। फिगर 2 में, यहां फिगर 2 दिया हुआ, ये फिगर 2 है। इस चित्र में 6 फिगर दिखाए गए ए बी सी डी ई एफ। ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है? नहीं है तो किस कारण से नहीं है, इसे हमें समझना है। श्रोडिंगर समीकरण के केवल वही हल भौतिक निकाय की अवस्था का वर्णन कर सकते हैं जो परिसीमा तथा सातत्य समीकरणों का, परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों का पालन करते हैं। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। श्रोडिंगर समीकरण के केवल वही हल भौतिक निकाय की अवस्था का वर्णन कर सकते हैं जो परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों का पालन करते हैं। इस कारण गणितीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण के अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। मैथमेटिकली आप कई हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनमें से वे ही हल मान्य होंगे जो परिसीमा और सातत्य प्रतिबंधों का पालन करते हैं। अब आइए हम देखते हैं चित्र 2 में दिखाए गए तरंग फलन किसी भौतिक निकाय के तरंग फलन का हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर अपन ए देखें तो ए में अगर अपन देखें ये साई है और ये एक्स है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो एक्स का एक ही मान होगा, एक्स का एक ही मान होगा, पर इस एक ही मान पे एक ये वाला और एक एक्स के एक मान पर तरंग फलन के 2 मान हो जाएंगे, एक तो यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा, एक्स का मान एक ही होगा। तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। यही आंसर यहां दिखाया गया है। साई एक मानी नहीं है, प्रत्येक एक्स पर साई के 2 मान प्राप्त होते हैं, 2 मान होते हैं। इसको अगर देखें साई और एक्स में अगर इस तरह का ग्राफ है तो यहां अगर हम देखें तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स सतत नहीं है, असांतत्य है। बी में डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स असांतत्य है। तीसरा ग्राफ देखें साई और एक्स, तो हम देख रहे हैं एक स्थिति पर, यहां पर एक्स के किसी मान पर साई का मान अनंत हो जाता है जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। यही चीज यहां बता रखी है। सी में साई का मान एक स्थान पर अनंत हो रहा है अर्थात परिमित नहीं है। इसके बाद में आते हैं अपन ई पर। ई पर भी देखिए, डी में देखिए, डी में देखिए एक्स के एक मान पर ऋणात्मक भी है, द्विमानी भी है। डी को इस प्रकार से बताया है, साई एक स्थान पे द्विमानी है। और ई वाला क्या है, ई में तो देखिए कई मान हो गए, अगर यहां देखें तो 3 मान हो जाएंगे, 1 2 3 मल्टी वैल्यूड। तो ई वाला भी पॉसिबल नहीं है। यही चीज है कुछ स्थानों पे बहुमानी होगी।
अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल अगर कोई कर्व साई वर्सेस एक्स में यह है ए ई रेस टू ई की पावर एक्स, अर्थात एक्स अनंत हो गया तो साई अनंत हो गया, अर्थात परिमित नहीं रहेगा। यही आर्गुमेंट यहाँ दिखाया है कि साई का मान परिमित नहीं है, साई इन्फिनिटी है तो एक्स इन्फिनिटी है, जबकि अनंत पर साई को शून्य होना चाहिए। ये जो नीचे दिखाया गया स्टार करके ऊपर जो चीज समझाई हुई होती है वहां स्टार लगा होगा, जहां स्टार लगा रहता है उस स्टार को यहां समझाया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस स्टार को यहां पर समझाया गया है। ये देखिए यहां पर कुछ लगा हुआ ये वाला निशान, ठीक है, तो जो यहाँ स्टार लगा उस स्टार को यहाँ पे इन्होंने समझाया है। यदि विभव क्षेत्र के किसी स्थान पर x लेस देन a पर vx 0 है, x ग्रेटर देन 0 पे vx इन्फिनिटी है, अर्थात vx अनंत उछाल आता है, तो x बराबर a पर साइज 0 हो जाएगा तथा इस स्थान पर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x असातत्य हो जाता है, अर्थात x लेस देन a पे डेल्टा साई बटा डेल्टा x बराबर 0, लेकिन x ग्रेटर देन a पे डी साई बटा डी एक्स बराबर परे, अर्थात असातत्य इसमें आ जाती है। इसको यहां पर समझाया। इस प्रकार से हमने तरंग फलन पर जो बाउंड्री कंडीशंस है, जो कंटिन्यूटी कंडीशंस है, उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की, परंतु इसे आप समझें, आप ये जो फंडामेंटल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसे आप समय दीजिए। ऐसे आर्टिकल्स को आप एक बार नहीं 5 बार पढ़िए, 5 बार नहीं 10 बार पढ़िए। अगर ऐसे कंसेप्ट जो है आपके बन जाते हैं एक बार, तो फिर उसके बाद में आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।